नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था के भाग 2 सरकार की प्रणाली केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताऊंगी। अभी मैं आपको ये एक वीडियो पहले सेंड कर चुकी हूँ केंद्र राज्य संबंध का, जो मैंने बताया आपको विधायी संबंध। ठीक है, ये पहली वीडियो। आज मैं आपको दूसरी वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्यों का प्रशासनिक संबंध क्या है। उम्मीद है आपको जो इसका विधायी संबंध है वो आपको समझ आ गया होगा। विधायी संबंध की मैंने आपको 4 परिस्थितियाँ बताई अभी। अब नेक्स्ट जो आपका है प्रशासनिक संबंध, ध्यान सुनिए कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक तो विधायी संबंध है, और संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध की व्याख्या की गई है। आइए अब शुरू करते हैं कि केंद्र राज्यों का प्रशासनिक संबंध किस तरीके का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र राज्य के बीच किसका बंटवारा किया? विधायी और कार्यकारी। विधायी मीन्स कानून बनाने से संबंधित, कार्य मीन्स कार्यपालिका शक्तियाँ, इनका बंटवारा किया गया केंद्र राज्य के बीच में। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत हैं, जैसे संघ सूची के विषय, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, न्याय क्षेत्र का कार्य। इस तरह राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं। देखो, क्लियर है कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति वो तो पूरे भारत में विस्तृत है, क्योंकि केंद्र एक है पूरे देश। केंद्र तो केंद्र होता है ना, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति वो सिर्फ राज्य तक सीमित होती हैं, और केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियाँ पूरे देश के लिए पूरे भारत में विस्तृत हैं। दूसरा पॉइंट इसमें राज्य व केंद्र के दायित्व। और आप ना ऊपर हेडिंग को समझ के चलो साथ साथ। प्रशासनिक संबंध, किस तरीके से केंद्र राज्य अपने देश का प्रशासन चलाते हैं। पहला मैंने आपको इसका पॉइंट, इनके दोनों के संबंधों का पहला पॉइंट बताया, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। इन दोनों में कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करता है, वो पूरे देश में लागू होती हैं। राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियाँ का प्रयोग करता है और वो उस राज्य तक सीमित होती हैं। दूसरा है राज्य व केंद्र के दायित्व। केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ इस सीमा तक विस्तृत हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। देखो, जो मैंने आपको बताया ना, केंद्र की जो कानून है पूरे भारत में लागू होते हैं, तो जो केंद्र कार्यकारी शक्ति हैं इतनी ज़्यादा विस्तृत होती हैं, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से भी राज्यों को ये निर्देश दे देती हैं कि चाहे बेशक राज्य सरकार अपना को बनाती है, केंद्र अपना बनाती है, लेकिन केंद्र द्वारा बनाए गए कानून इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को ये निर्देश भी देती हैं कि केंद्र का कानून जो है उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी, यानी कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश सबको मानने ही पड़ेंगे। अनुच्छेद 365 ये कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, देखो पॉइंट समझना, यदि राज्य केंद्र भी राज्यों को निर्देश दे सकता है ना, तो यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तो ऐसी दिशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है कि अमुक राज्य ने संविधान के मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। मान लो अगर कोई राज्य मना कर देता है ना, तो राष्ट्रपति जो उस मामले को अपने हाथ में ले लेता है, और वो ये कहता है कि राज्य ने संविधान के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। अर्थात ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा है राज्यों को केंद्र के निर्देश। राज्यों को केंद्र के निर्देश, कि राज्यों को केंद्र के निर्देश, केंद्र राज्यों को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है, जैसे संचार के साधनों को बनाए रखना व उनके रखरखाव के लिए, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए व उनका क्रियान्वयन करें। तो ये क्या करते हैं कि केंद्र जो राज्यों को निर्देश दे सकता है। चौथा जो है इनका प्रशासनिक संबंध क्या है कि कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। देखो, केंद्र और राज्य के मध्य में जो विधायी शक्ति हैं उनका विभाजन बहुत कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्यों को नहीं दे सकता जब तक कि कोई राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। अर्थात केंद्र जो अपनी जो कानून बनाने शक्ति वो राज्यों को नहीं दे सकता जब तक कि वो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने को नहीं कहता केंद्र को, तब तक जो है
केंद्र जो है अपने मामले जो अपनी विधायक शक्ति राज्य को नहीं दे सकता। इसी तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्यों को राज्य में कराता है। क्यों? क्योंकि राज्य का राज्यपाल केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। तो जो राज्यों का राज्यपाल है वो केंद्र की सहमति पर ही उसके कार्यों को राज्य में कराता है। अतः आपसी समझौते का यह मामला सशर्त या बिना शर्त के समझें कि आपस में इतना समझौता होता है आपस में कि बिना किसी शर्त के काम करते केंद्र भी राज्य भी, तभी तुम्हारे देश का ढांचा संघीय है। तो इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन व करारोपण का अधिकार राज्यों को उनकी सहमति के बिना दे सकता है। तो पॉइंट समझो आप कि जो संघीय सूची के विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है। तो इस संबंध में शक्तियों का आवंटन है या कर लगाने का अधिकार है राज्यों को उनकी सहमति के बिना दे सकता है। मतलब राज्यों से पूछने जरूरत नहीं पड़ती, ये अधिकार उनको दिया जा सकता है। यद्यपि यही कार्य राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः राज्यों के किसी मामले में कर लगाने का अधिकार जो है वो उनकी सहमति के बिना भी केंद्र को दिया जा सकता है और राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देश का ढांचा संघीय है। तो इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन व करारोपण का अधिकार राज्यों को उनकी सहमति के बिना भी दे सकता है। यद्यपि यही कार्य राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता। तो पांचवा इसमें पॉइंट मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट, प्रशासनिक संबंध का केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग। देखो ये आपस में सहयोग रूप से भी कार्य करते हैं। बेशक केंद्र शक्तिशाली है, राज्य के मामले में हस्तक्षेप करता है, कानून भी बनाता है, लेकिन इनमें आपस में सहयोग भी बहुत होता है। क्योंकि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। आगे केंद्र ये सब संविधान में लिखा गया है कि किन किन मामलों में इन दोनों का आपस में सहयोग होगा। पहला है संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण व नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकता है। अगर मान लो किसी दो राज्यों में किसी प्रकार का नदी जल से संबंधित कोई मामला है, कोई डिस्प्यूट है, पानी का प्रयोग है, वितरण है, नियंत्रण है, मान लो कोई विवाद है या कोई शिकायत करता है, तो उस समय केंद्र जो राज्य के मामले में निर्णय दे सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में कोई सामूहिक महत्व का मानने के विषय है तो उन विषयों की जांच के लिए बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है राज्यों के मामले में। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। तो केंद्र और राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों, वाणिज्य अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन भी कर सकती है। पांचवा इसमें मैं बताऊंगी आपको प्रशासनिक संबंध में कि अखिल भारतीय सेवाएं, यह आपको केंद्र राज्य का बता रही मैं आपस में संबंध, प्रशासनिक संबंध क्या है। 5 पॉइंट मैं बता चुकी। छठा पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें आएगा आपको कि किसी अन्य संघ की तरह केंद्र व राज्य की सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं। किसी अन्य संघ की तरह जैसे बाकी संघ होते हैं, केंद्र होते हैं, ऐसे हमारा देश में संघीय सरकार है, इसमें भी केंद्र के और राज्यों की जो सेवाएं हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं, जो सेवाएं केंद्र में आती है केंद्रीय सेवाएं, जो राज्य में आती है उनको राज्य सेवाएं कहते हैं। तो इनमें कौन कौन सी सेवाएं? अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS और IFS ये शामिल है किसमें? केंद्रीय सेवाओं में। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र व राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि जो मैंने आपको 3 सेवाएं बताई ना, IAS, IPS, IFS, ये केंद्र में भी और राज्य में भी उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। परंतु इनकी नियुक्ति, जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, वो किसके द्वारा होती है? केंद्र द्वारा होती है। इन सेवाओं को केंद्र व राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इनकी जो मैंने आपको 3 सेवाएं बताई है ना, इनमें इनको कौन नियंत्रित करता है? किसके अंडर काम करते हैं? केंद्र और राज्य के अंदर। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का, तत्कालीन नियंत्रण राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार में राज्य सेवाएं हैं मान लो, तो उसमें नियंत्रण तो राज्य सरकार का रहता है, लेकिन उससे पहले नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। सन 1947 में भारतीय सिविल सेवा ICS के स्थान पर IAS तथा भारतीय पुलिस IP के स्थान पर IPS नाम दिया गया, जिसे संविधान ने अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी है।
अखिल भारतीय सेवाएं में, तो 1966 में भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर कि 3 सेवाएं कौन सी हैं, IAS, IPS और IFS, ये तीसरी अखिल भारतीय सेवाएं बनाई। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्य की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जो आवंटन है राज्य की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो संविधान सभा में भी अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए, जो संविधान सभा है ना, जब संविधान बन रहा था, जिसने बनाया था, तो उसमें भी अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। ये द्वैध नीति जब केंद्र राज्य होते हैं ना, वहाँ दोनों की अलग अलग सरकारें होती हैं, तो सब जगह इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल, जितनी संघीय व्यवस्थाएं हैं उनमें संघीय सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा पाई जाती है। हर संघीय व्यवस्था में केंद्र की इनकी संघीय सिविल सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा राज्यों की। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी, संविधान द्वारा ये वर्णन किया गया है कि बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे भी अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। 7वां पॉइंट इसमें आ रहा है प्रशासनिक संबंध में कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए। तो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में भी केंद्र और राज्य के संबंध पाए जाते हैं लोक सेवा आयोग के मामले में, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखो, अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य लोक सेवा के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति तो वहाँ के राज्यपाल ही करते हैं उस राज्य का, लेकिन उन्हें सिर्फ हटाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल ने नियुक्ति तो कर दी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, सदस्यों की, लेकिन उनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सिर्फ राष्ट्रपति की। राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग UPS राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकते हैं। देखो, राज्यपाल अनुरोध करता है अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के लिए और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो संघ लोक सेवा आयोग है UPSC जिसको कहते हैं, राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता करते हैं। यानी कि राज्य में जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं ना, उसमें और संयुक्त भर्ती पर वो राज्यों की सहायता भी करते हैं ये केंद्र। तो नेक्स्ट है आपका 8वां पॉइंट है एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब देखिए, एकीकृत न्याय व्यवस्था मीन्स एक न्यायपालिका। यद्यपि भारत में दोहरी राजनीति व्यवस्था नहीं, दोहरी राजनीति व्यवस्था मीन्स कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संघीय अर्थात न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति, लेकिन जो न्याय का मामला है उसमें द्वैध नीति नहीं है। वैसे द्वैध नीति है, केंद्र अलग शक्ति है, लेकिन न्याय के मामले में, न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है, क्योंकि संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। हमारे संविधान में ना एक ही न्यायपालिका, एकीकृत यानी कि एक समय में एक ही न्यायपालिका जा सकता है। इसमें सबसे ऊपर उच्चतम सर्वोच्च शिखर पर उच्च न्यायालय, उसके नीचे। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों के परस्पर टकराव और भ्रांति को समाप्त करने किया गया। ये अलग अलग इसलिए किया गया है ताकि केंद्र और राज्यों किसी प्रकार का कोई भी टकराव ना हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, उच्च न्यायालय राज्यों को जो हाई कोर्ट होते हैं ना, उनके जो न्यायाधीश की नियुक्ति करती है केंद्र का राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सहायता से, किसकी सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उनका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो और संबंधित राज्य के राज्यपाल। अर्थात अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो केंद्र जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श की सकती है। पॉइंट दोबारा समझो कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी है तो करता राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है वो राष्ट्रपति, और जिस राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उसके राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उसके अगर राज्यपाल का परामर्श और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति करते उनको हटा भी सकता है।
संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसके अलावा जरूरी नहीं कि हर राज्य अलग न्यायालय हो, पहले संसद कानून बनाई थी। संसद जो है कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को इकट्ठा, जैसे कोई राज्य छोटे होते हैं तो उन राज्यों को मिलाकर एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जैसे महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो है एक ही उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है अभी प्रशासनिक संबंध का जो मैं आपको बता रही हूँ मैं, आपातकालीन अवधि में संबंध। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन अवधि में संबंध। पहला इसमें राष्ट्रपति आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकते हैं। मतलब 352 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकते हैं। इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन आ जाता है। राज्य पूर्ण रूप से केंद्र के अंदर आ जाता है, परंतु उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 352 के तहत केंद्र जो है राज्यों के विषयों पर भी कानून बना सकता है, उसको पूरी पावर मिल जाती है और राज्यों को निर्देशित भी कर सकते हैं। दूसरा, राज्य में जब अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखो, राष्ट्रपति शासन मैंने पहले बताया आपको कब लागू होता है, जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा था, तो वहाँ पर जो है वहाँ के राज्यपाल के कहने से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति उस राज्य जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाई जाने की नौबत आ गई है, वहाँ पर पहले सबसे पहले राष्ट्रपति निर्देश देता है उसके संबंध के मामले में। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कर्मचारी, अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समझ सकते हैं, राष्ट्रपति ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि जिस राज्य के शासन संविधान से नहीं चलता, उस समय उस राज्य की सारी शक्तियाँ कार्यकारी प्राधिकारी की शक्ति, कार्यकारी प्राधिकारी मीन्स जो वहाँ का सीएम होता है वो, और राज्यपाल की या अन्य स्थिति में राज्य कोई भी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास ऑटोमेटिकली अपने आप चली जाती है या राष्ट्रपति ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी इसका है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राज्यों को निर्देश कर सकते हैं। यानी कि अगर आपातकाल की स्थिति आ गई है, धन की कमी हो गई है, उस समय केंद्र का जो है वो राज्य को निर्देश दे सकता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए, यानी उनकी संपत्तियों को अधिग्रहण कर लिया जाए, तो उसके लिए केंद्र राज्य को निर्देशित कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकते हैं। देखो, तो अगर वित्तीय समस्या आई है, उस समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति जो है राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में कटौती करने का आदेश भी दे सकते हैं। एंड लास्ट प्रशासनिक संबंध का लास्ट परिस्थिति है अन्य उपबंध। इन 9 उपबंध के अलावा और कौन सा उपबंध है जिससे केंद्र जो है राज्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं? संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। इसका मतलब क्या है कि संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि केंद्र जो है राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण करने के अलावा और कौन कौन से मामले हैं जो कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं राज्यों के लिए। पहला है अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। अनुच्छेद 355 है ना, केंद्र को 2 कर्तव्यों का पालन करना होता है। पहला, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। मान लो अगर किसी देश पर बाहर से आक्रमण करते हैं, धारा 352 के तहत हमारे देश का ढांचा संघात्मक से एकात्मक रहता है, अर्थात सारी शक्तियाँ जो राज्यों को दी गई हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं। और अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू मिलता है ना आपको, बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है ये, और ये भी केंद्र निश्चित करता है कि क्या प्रत्येक राज्य की सरकार जो है वो संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही। और दूसरा, राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति दया पर निर्भर। देखो कि हर राज्य का राज्यपाल अलग अलग होते हैं। पूरे देश का जो राष्ट्रपति होता है एक होता है, तो हर राज्य की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सूचना लेने के लिए उस राज्य का जो राज्यपाल है वो केंद्र के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो है वो केंद्र के अर्थात राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं। वही राज्यपाल उस राज्य की सारी समाचार, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो राज्यपाल ही देता
मैंडेट है राष्ट्रपति को कि संविधान, इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल का कार्यकाल भी राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष है पूरे देश का, ऐसे ही राज्यों का राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। जैसे केंद्र का राष्ट्रपति है, हर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल है। तो राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। बताया ना आपको, केंद्र के एजेंट, जैसे केंद्र कहते हैं राज्यपाल वैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र को प्रतिनिधित्व करता है। वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देते हैं। समझ आ गया ना कि किसी राज्य का शासन कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, प्रशासन कैसे चला रहे हैं वहाँ का मुखिया, उसकी रिपोर्ट जो है राज्य का राज्यपाल ही केंद्र को समय समय पर उसकी रिपोर्ट देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, और इसके साथ साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, जैसे केंद्र में इलेक्शन होते हैं एमपी की, तो निर्वाचन आयोग होता है ना, तो उसका जो मुखिया होता है निर्वाचन आयुक्त होता है। ऐसे ही राज्य निर्वाचन, जैसे राज्य में इलेक्शन होते हैं सीएम की, एमएलए की, तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। लेकिन राज्य निर्वाचन, जब राज्यों की निर्वाचन होती हैं, उनके आयुक्त की नियुक्ति जो है यदि राज्यपाल द्वारा की जाती है, करता राज्यपाल है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो अब देखिए, इसको मैंने अभी आपको बताया है कि केंद्र और राज्यों का जो संबंध बताया, पहला मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, जो मैंने आपको बताया विधायी संबंध, ठीक है। पहली वीडियो मैंने आपको बताया विधायी संबंध, दूसरी मैंने अभी आपको बताया प्रशासनिक संबंध। अब जो तीसरी वीडियो में मैं आपको भेजूंगी केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध, ठीक है बेटा। तो अभी आप इसको ध्यान से पढ़ो, समझो इस वीडियो को। जगह कहीं आपको अगर डाउट हो तो आप मेरे से अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।